चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। अयोध्या जमीन तनाजा मामले में समाअतों का सिलसिला जारी है। रामलला बिराजमान की जानिब से वकील वैद्यनाथ ने कहा है कि मस्जिद से पहले अयोध्या में मंदिर था। उन्होंने ये भी कहा कि इसके हवाले से हम अदालत में सबूत भी पेश करेंगे। धवन के टोकने पर अदालत ने यह भी कहा कि हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है। मामले में सभी फरीक को जिरह का पूरा मौका दिया जाएगा, लिहाजा आप दूसरे फरीक को अपना मौक़िफ़ रखने दें। एतराज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पूरा मौका मिलेगा। ज्वाइंट पोजीशन में मुस्लिम पक्ष कभी नहीं था, क्योंकि जब 150 वर्षों का साक्ष्य अदालत के समक्ष है तो यह साबित नहीं हो पाया कि मुस्लिम जिस मंदिर के ऊपर से मस्जिद का आकार दिए वो ज्वाइंट पोजीशन में कैसे हो सकते हैं। एक मालिक को, जो उसका ओरिजिनल मालिक है, उसको अलग करके एक इंक्रोचर अपने आप को मालिक नहीं साबित कर सकता या एडवर्स पोजीशन में साबित नहीं कर सकता। तो वैद्यनाथन साहब की दलील काफी तार्किक, विधिक और साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। आपने यह भी देखा होगा कि उन्होंने परिक्रमा से संबंधित एक मैप कोर्ट के समक्ष आज लंच के पहले प्रस्तुत किया था और उस मैप को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के 2 जजेज ने एडमिट किया है कि वहां परिक्रमा था। सिर्फ फर्क इतना है कि जस्टिस शर्मा ने परिक्रमा का क्षेत्र काफी बड़ा व्यापक माना था, जबकि जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने गर्भगृह यानी 3 डोम्स के आसपास के एरिया को परिक्रमा का क्षेत्र माना था। अयोध्या जन्मभूमि विवाद मामले में रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि जन्मस्थान हिंदुओं के लिए हमेशा से पूजनीय रहा है और ऐसे में कैलाश पर्वत और मां गंगा हमेशा से पूजी जाती हैं। ऐसे में देव स्थान को देवता माना जाता है और देवता को कभी भी बांटा नहीं जा सकता। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बारे में तहसीन पूनावाला की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत में पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है, मामला संगीन है, खून का कोई कतरा नहीं गिरा है, कोई हलाक नहीं हुआ है। अदालत ने यह कहते हुए मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है कि देखते हैं क्या होता है। तहसीन पूनावाला ने दफा 144 हटाने, फोन और इंटरनेट खिदमात बहाल करने और सियासी लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने कहा कि हमारे जो मुल्क का आइन है उसमें लिबर्टी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए माननीय अटॉर्नी जनरल ने ये कहा मेरी याचिका पर कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी कश्मीर के अंदर। अगर वे कह रहे तो मुझे उन पर पूरा एतबार है, मुझे मौजूदा हुकूमत पर पूरा एतबार है, मुझे वज़ीर आज़म पर पूरा एतबार है और उन्हें कुछ दिनों का मौका देना चाहिए। कुछ दिनों बाद 2 हफ्ते बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका सुन रही है, हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन कि क्या फंडामेंटल राइट्स वहां पर अब लागू हो रहे या नहीं हो रहे। ये हमारा अधिकार है। या एनआरसी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने फैसला सुनाया है। अदालत ने एनआरसी डेटा को मख्फी रखने का हुक्म दिया है और आधार कार्ड की तर्ज पर एनआरसी डेटा भी खुफिया रखने की हिदायत दी है। 31 अगस्त तक हतमी एनआरसी शाये करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने मजीद कहा कि जिलाई अफसरान को सिर्फ एनआरसी फहरिस्त की हार्ड कॉपी दी जाए और कानून के मुताबिक ही एनआरसी अडॉप्ट किया जाए। आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। समाअत के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं बल्कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम तामीरी काम चाहते हैं। अदालत ने कहा कि घर खरीदने वालों के हक में रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए। आम्रपाली होम बायर्स के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि तमाम होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अगर इन तमाम होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू नहीं किया जाएगा तो हम तमाम उन अधिकारियों को जेल भी भेज सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस नाराजगी के बाद ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के वकीलों ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया कि आम्रपाली होम बायर्स के घरों को देने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
शुरू कर दिया गया है और इसके लिए एक सेल भी बनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपने एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली होम बायर्स के बिल्डरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन तमाम लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी जल्द से जल्द आम्रपाली होम बायर्स के घरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आम्रपाली होम बायर्स के तमाम लोगों को उनका घर तय समय पर देना चाहता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने का मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। मंदिर को तोड़ने जाने के मामले में एलजी ने आला हुक्काम की मीटिंग तलब की। उधर पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल ने एलजी से मुलाकात की। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 10 अगस्त को रविदास मंदिर को तोड़ा गया था। इसके लिए अदालत ने डीडीए को मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया था। उधर इस मामले के खिलाफ आज पंजाब में दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। गुरु रविंद्र दास जयंती समारोह समिति ने 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने का भी ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में वाक़े 500 साल कदीम रविदास मंदिर को तोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान पर सियासी बहस भी जारी है। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर में हिज़्ब इख्तिलाफ को बुलाया जाएगा। मुझे सतपाल मलिक जैसे सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर के बहुत ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नर कहना चाहिए उनको आज की तारीख में। उनसे इतने गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से राजीव जी को, राहुल जी को ख़ास तौर पर ये इनविटेशन दिया, उसके पीछे उनकी सियासत है और उसका जवाब राहुल जी ने उनको दो टोक दे दिया है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि राहुल जी या सिर्फ कांग्रेस पार्टी वहाँ विजिट करना चाहती है। जब आपने बहुत सारे लोगों पर पाबंदी लगा रखी है, कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको आपने एयरपोर्ट पर रोक लिया और उनको अंदर नहीं घुसने दिया। इसी तरह आपने जो कश्मीर के अंदर लीडर थे सबको नज़रबंद कर दिया है। जब दूसरे पॉलिटिकल लोगों को आपने नज़रबंद कर रखा है तो राहुल जी को ये इनविटेशन वो किस खुशी में दे रहे थे, ये गवर्नर साहब को ज़रूर बताना चाहिए। और राहुल जी ने उनको बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि अगर आपको इनविटेशन देना है तो हमें हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, सक्षम है हम लोग पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वहाँ पर इंतज़ाम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेलीगेशन के विज़िट का बनाना चाहिए और वो तैयार हैं ऐसा डेलीगेशन लाने के लिए। मेरा ख्याल है राज्यपाल जी अब इस पर गौर करेंगे और इमीडिएटली कोई इनविटेशन आएगा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के कश्मीर जाने का वो अपना इरादा जाहिर करेंगे। दिल्ली में आतिशज़दगी का बड़ा हादसा पेश आया है। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में खतरनाक आग लगी। वाज़ेह रहे कि ये मार्केट रेडीमेड कपड़ों की है। यहाँ एक कपड़े के गोदाम में आग लगने का हादसा पेश आया। महकमा फायर ब्रिगेड की तकरीबन 21 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। किसी जानी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बम होने की अफवाह से अफरा तफरी मच गई थी। बम होने की अफवाह फोन कॉल के जरिए दी गई। फोन के जरिए टर्मिनल 2 पर बम होने की इत्तला दी गई। इसके बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ और फोन कॉल झूठी साबित हुई। नोएडा में टोल टैक्स न देने पर एक ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया था। ड्राइवर के कत्ल के सिलसिले में टोल के 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। मुलाजमीन ने ट्रक ड्राइवर को पीट कर हलाक कर डाला था और लाश को नोएडा में फेंक दिया था। ये एक सेंसिटिव सा प्रकरण है जो कि कालिंदी कुंज दिल्ली में एक एमसीडी का टोल पड़ता है। उस टोल पे एक ट्रक के ड्राइवर से मारपीट हुई और पैसे की डिमांड हुई। 1400 रुपये उसका टोल टैक्स बनता था। 14,600 रुपये इन लोगों ने डिमांड किया और ड्राइवर के साथ मारपीट करके
और बॉडी थाना 39 क्षेत्र में नोएडा में फेंक दी गई। अभियुक्त उसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो कि टोल पे ये लोग कार्य करते हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में फायर सेफ्टी को लेकर खतरनाक सूरत-ए-हाल सामने आई है। 8 लाख की आबादी वाले इलाके में फायर सेफ्टी का कोई पुख्ता बंदोबस्त है ही नहीं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद इमारतों में भी आतिशज़दगी से निपटने का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। खास रिपोर्ट। जामिया नगर के जाकिर नगर इलाके की ये वही इमारत है जिसमें 7 लोग आतिशज़दगी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा है। जामिया नगर में आधा दर्जन कॉलोनियां हैं और 8 लाख आबादी है, लेकिन फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है। इन इलाकों में रोज नई इमारतें तामीर हो रही हैं, लेकिन बैड स्ट्रक्चर यानी गलत तरीके से बिल्डिंग बनाना हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है और लोग फायर सेफ्टी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। पहले जो बिल्डिंग अभी बन रही हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग में जो स्टेयरकेस है ये इंडिपेंडेंट स्टेयरकेस होना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही तंग गलियों से गुजर के आपको वहाँ पे गाड़ी लेके जानी पड़ती है, और रात में ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे फायर इंजन का निकलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमने अपने यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस किए कि हमने स्मॉल फायर यूनिट लिए हैं। जाकिर नगर में लगी आग का हादसा पहला हादसा नहीं है। इससे पहले अबुल फजल एनक्लेव में 4 महीने पहले ऐसा ही हादसा पेश आया था। ये अबुल फजल एनक्लेव 4 नंबर की वही बिल्डिंग है जिसमें 26 मार्च को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कई लोगों को पीछे से निकाल लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 2 बच्चे बिल्डिंग में फंसे रह गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। पूरे इलाके में अब ये 4-5 हादसे तो यहाँ पर हो चुके हैं लगातार। अभी ये पहले 4 नंबर पर हुआ था, अभी ये वाला बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे इलाके के अंदर। और इस टाइम अगर देखा जाए तो सेफ्टी का कोई इंतज़ाम ना तो फायर फाइटिंग का है, ना किसी के यहाँ कोई नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ है, और कोई भी बिल्डर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि अगर जीने के नीचे का भी स्पेस है तो उस पर भी दीवार लगा करके और उसको भी 5-7 लाख रुपए में बेच दे। नहीं, यहाँ आग लगने के बाद जो फैमिली उसमें रहती है उसके औसान ख़राब हो जाते हैं और उससे भागने निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता। उसकी वजह 2 हैं। एक तो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो हाई राइज़ हैं और उनके जीने पीछे की तरफ हैं जो डार्क में हैं, और जीने तंग हैं। जब आग लगती है किसी बिल्डिंग में तो एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, तो उस बिल्डिंग की सारी लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने की वजह से जीना पीछे होने की वजह से वहाँ सारा अंधेरा रहता है और वो लोग बाहर भाग नहीं पाते। इतने में ही उनका दम घुट जाता है, धुआं ज़्यादा होता है, और उसमें ख़ास तौर से अभी 4 नंबर पे आग लगी थी, उसमें भी 2 बच्चे जो है वो दम घुटने से मर गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, और जो शॉर्ट सर्किट की शायद प्रॉब्लम वहाँ बता रहे, तो अब इसका तो सर कुछ सरकार या जिसे जो करना चाहिए वो अपने उसका काम करेगा, उसी के हिसाब से अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, अपना थोड़ा सा तैयारी करके जो होती है आग बुझाने वाली ये सब चीज़ें जो होती है वो घर में अपने रखे भाई। बाटला हाउस, जोगाबाई, जाकिर नगर, अबुल फजल एनक्लेव, गफ्फार मंजिल, शाहीन बाग और ओखला विहार कॉलोनियों में इमारतों की तामीर में ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया है। एक बिल्डिंग में 100 से 150 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। आमतौर पर रास्ते 15 से 20 फुट के हैं। ऐसे में लोगों के पास फायर सेफ्टी की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ छतों का खुला रखना भी मददगार साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और अब पेश है खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कमलनाथ हुकूमत की इक़्तिसादी और माशी हालत खराब, मध्य प्रदेश हुकूमत ने 1000 करोड़ का लिया कर्ज, एमपी हुकूमत तकरीबन 2.25 लाख करोड़ की मकरूज। छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ अजला में जबरदस्त बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में हो सकती है
मूसलाधार बारिश, बिलासपुर और सरगोजा में रेड अलर्ट, रायपुर में भी बारिश। बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम, भोपाल में रुकनियत साजी मुहिम की हुई मीटिंग, शिवराज सिंह चौहान और रियासती सदर ने की शिरकत। और सागर में टीचर्स ने स्कूल को किया डिजिटल, बगैर सरकारी मदद के प्राइमरी स्कूल डिजिटल, मकामी बाशिंदगान में बेइंतहा खुशी। और अब खबरों की तफसील। कमलनाथ हुकूमत की इक़्तिसादी और माशी हालत बेहद ख़राब चल रही है, खस्ता है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने बाजार से इस बार 1000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। वाज़ेह रहे कि एमपी हुकूमत जनवरी से लेकर अगस्त तक 12,600 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जबकि मौजूदा माली साल में 6,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। बताया जाता है कि हुकूमत 18,000 करोड़ का मजीद कर्ज ले सकती है। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश हुकूमत पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। कर रहे हैं बंदी की जगह शहीदों की अपनी जगह शहीदों की का सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। सर अभी तक 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है सरकार। कर्ज तो लिया जाता है, क्वेश्चन है ये सीमित रहना चाहिए और इससे एक नीति बना के और सही प्रबंध से ये कर्जा लिया जाता है। आज मध्य प्रदेश से जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है तब से कर्जा लिया जा रहा है। सर धारा 370 का सिंधिया जी ने समर्थन किया, आपका क्या स्टैंड है? उन्होंने उनकी अपनी राय है। मध्य प्रदेश में कानून के मुहाफिज ही कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अलीराजपुर जिले के नानपुर पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। उनके खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी की जा रही है। इन पुलिस एहलकारों पर 5 कबायली नौजवानों ने पुलिस पर तहवील में मारपीट करने और पानी मांगने पर यूरिन पीने के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाए। नौजवानों को अलीराजपुर जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का सिलसिला जारी है। भोपाल और होशंगाबाद में रुकनियत साजी के ताल्लुक से मीटिंग हुई। मीटिंग में मुहिम के कौमी इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी रियासती सदर राकेश सिंह वगैरह ने शिरकत की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 20 अगस्त तक तेज रफ्तारी से मुहिम पर काम किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व यानी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और बड़ी संख्या ऐसी है जो बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अलग अलग संभागों की समीक्षा बैठकें हमारे द्वारा लगातार की जा रही हैं। उसी क्रम में आज भोपाल संभाग की बैठक है और अभी तक जितने भी संभागों में हम लोग होकर आए हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि सभी जगह पर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। निमित सिटी थाने में कल 2 बच्चों के गायब होने का मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन गुज़िश्ता रात बच्चों की लाशें रावलपिंडी गांव के नाले में मिली हैं। बच्चों का पोस्टमार्टम कराकर लाश उनके वालिदैन के हवाले कर दी गई। कयास लगाया जा रहा है कि बच्चे बारिश की वजह से नाले में बह गए थे, इनकी मौत हो गई थी। शाम करीब 5 बजे FRB को एक पॉइंट मिला था कि वहाँ 2 बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची है और एक 12 साल का बच्चा है। उसके बाद FRB गई, नीमच सिटी से बल भी हमने भेजा, चारों तरफ उनकी तलाश की गई। तो बाद में 2 अलग अलग नालों में उनकी लाश मिली है और उसमें मर्ग कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटनाक्रम ये हुआ सर कि पहले सुनने में आया कि लड़के चोरी हो रहे हैं, तो ऐसा करके हमने पुलिस बुलवाई। पुलिस बुलवाने के बाद पुलिस ने जांच मांच की, लिखा पढ़ी करी सबको। और ये मतलब लड़की के पापा हैं और ये लड़के के पापा हैं, ये दोनों साड़ू हैं। तो सुनने में तो ये आया कि भाई लड़की चोरी हो गई यूँ, क्योंकि वो घटना भी चल रही है। तो लड़की की लाश मिली फिर रात को 11 बजे, तब पता चला कि लड़कियाँ डूब के मर गई। और लड़की जहाँ मरी वो उनके घर के जस्ट पास में तालाब है, खड्डे हैं, वो पानी भरे हुए हैं। और लड़का मिला फिर आज सुबह 6 बजे उस साइड खड्डे में, जहाँ पर गड्ढे थे शुरू में, वहाँ पर जिन्होंने मगर मार लिए वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो गड्ढे हैं उन पानी भरा हुआ, निकलने का रास्ता भी नहीं है और पानी में होकर निकलना पड़ता है। अब बेचारे ये कहाँ जाए, अब पानी में होकर निकलना पड़ता है। आसपास में पानी है तो बच्चे कम से कम खेलने कूदने जाएंगे ना। ये गरीब लोग बेचारे कहीं काम पे जाएंगे कि वहाँ बच्चों को देखिए
ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के चांसलर पर उसूल ज़वाबित को तार-तार करने का इल्ज़ाम लगा है। इन पर 12वीं जमात में नाकाम तालिबा को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने का इल्ज़ाम है। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ संघ ने इस मामले की शिकायत यूजीसी और पुलिस से कर डाली है। फेल और पास की जो नकली पास की बाई भी लगी हुई है, असली फेल की बाई भी लगी हुई है शिकायत में। और कुलपति के पास सारी दस्तावेज शिकायत रजिस्टर डाक से गए थे, जिस पर उन्होंने कोई शिकायत जांच नहीं की। 60% और 40% एक ही इसी में निर्णय हुआ, एक ही साथ निर्णय हुआ कि सबसे पहले इसमें 40% की भर्ती विश्वविद्यालय के एम्प्लॉयज की जाएगी और उसके बाद बचे हुए पद से 60% की भर्ती बाहर से की जाएगी। लेकिन वर्तमान में ये 60% की भर्ती आज चालू कर दी है, उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। और ज्ञापन के माध्यम से एक बताया गया है कि वहाँ पर एक पीएचडी की छात्रा है, उसके द्वारा 12th की जो मार्कशीट है वो फर्जी मार्कशीट दी गई है। 12th में वो फेल हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पास वाली मार्कशीट लगा कर दी। ये पूरा जो प्रकरण है इसमें पूरी जांच की आवश्यकता है और इसमें जांच के बाद में जो भी जिस बोर्ड ने भी वो मार्कशीट इशू की है वहाँ से हम जानकारी लेकर सही चीज़ का पता लगाएं। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के तय कमलनाथ हुकूमत की अदम तवज्जुही से मुस्लिम तंजीमें बेहद नाराज नजर आ रही हैं। मुस्लिम तंजीमों के मुतालबे पर कमलनाथ हुकूमत आइम्मा और मौज़नीन के बजट में इजाफे का ऐलान तो कर चुकी, लेकिन ये रकम आज तक वागुजार नहीं की गई। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच 1 जून 1949 को हुए इंज़माम रियासत की रूह से वजूद में आया था। नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान और इंडियन यूनियन के बीच हुए मुआहदे में ये दर्ज किया गया था कि जिस तरह से रियासत आइम्मा और मौज़नीन को नजराना पेश करती है, उसी तर्ज पर इंडियन यूनियन भी उन्हें नजराना पेश करेगी और इस पे वक्त के साथ साथ इजाफा भी करती रहेगी। लेकिन मुआहदे के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया और आज भी इमाम को 1800 रुपए और मुअज्जिन को 1500 रुपए माहाना अदा किए जाते हैं। कमलनाथ हुकूमत के आने के बाद इस बजट में हालांकि करोड़ों रुपयों का इजाफा किया गया और असेंबली में वजीर खजाना ने इसका बाकायदा ऐलान भी किया, लेकिन ऐलान के बाद भी ये रकम मसाजिद कमेटी के अकाउंट में नहीं पहुंची। हुकूमत की सुस्त रवि पर मुस्लिम तंजीमें कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं कि मसाजिद कमेटी के इमाम मौज़िन बहुत बड़े एक खसारे से गुजर रहे थे। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो उनसे वायदा किया था कि वो उनकी वेतन को बढ़ाएंगे, और मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही अहम फैसला आया कि उन्होंने मसाजिद कमेटी का अनुदान जो था उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया है, लेकिन वक्त रहते वो अनुदान जारी नहीं हो पाया। ये सिर्फ अल्पसंख्यक या अक़लियतों के साथ ही सीमित होकर रह गया। बाकी सारे इदारों में जहाँ जहाँ काम होना है सब जगह पैसा पहुँच रहा है और काम शुरू हो गए। अक़लियतों का ये जो सरकार आई है इसके अंदर ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट लेने का काम था, अक़लियतों के लिए कुछ करने की या अक़लियतों के लिए कुछ करके दिखाने की अभी तक ऐसी दिखाई नहीं दिया कि कुछ करना चाहती है हुकूमत। आइम्मा और मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से बात की तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि अभी तक उनके अकाउंट में बढ़े हुए बजट की कोई रकम नहीं आई है। क्या कहते हैं मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी, आप भी सुनिए। अभी हमारे पास बजट आया नहीं है। जैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में बजट आ जाएगा। अगर बजट उन्होंने अप्रैल से बढ़ाया है और अप्रैल से बढ़ी हुई ग्रांट देते हैं तो ये खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाहें तो बढ़ेंगी, साथ में उनके जो बाकी एरियर्स हैं, बकाया एरियर्स, वो भी पे करे जाएंगे। मसाजिद कमेटी के तहत 570 मसाजिद दर्ज है जिनके आइम्मा और मौज़नीन को मसाजिद के जरिए नजराना पेश किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।